हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। संभववाद क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने निश्चयवाद के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये जाना था कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ नहीं है, यानी प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा होता है और प्रकृति प्रभावी होती है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्रकृति प्रभावित न करके मानव प्रकृति को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी पॉसिबिलिज्म। यानी मानव सब कुछ है, प्रकृति का प्रभाव गौण है, मानव का प्रभाव प्रमुख रूप से होता है। तो आज की अपनी विचारधारा है संभववाद। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली अथवा उसका दास नहीं है। यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित होता है, यानी मानव है वो प्रकृति से प्रभावित होता है, परंतु अपनी बुद्धि बल और कार्यशीलता के आधार पर प्रकृति को प्रभावित भी करता है। यानी मानव अपनी बुद्धि और कार्यशीलता के आधार पर प्रकृति को प्रभावित भी करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ मनुष्य की प्रकृति पर विजय पाने की क्षमता क्या है, बढ़ गई है। मनुष्य ने अपनी कार्य कुशलता के बल पर आदि जीवन यानी प्राचीन जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश किया और उसने वनों को काटकर कृषि शुरू की, साथ ही पशुपालन का भी लाभ उठाया, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई और जल विद्युत की व्यवस्था की और बाढ़ों से छुटकारा पाया। यानी मनुष्य ने क्या किया, अपनी कार्य कुशलता के बल पर प्राचीन जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश किया, यानी आधुनिक जीवन में प्रवेश किया। वनों को काटकर कृषि शुरू की, उसके साथ पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था, जल विद्युत, इनके साथ साथ क्या किया, बाढ़ों से भी छुटकारा पा लिया। सिंचाई की सहायता से मरुभूमियों में कृषि प्रारंभ कर दी और खनिजों का उपयोग करके उद्योग धंधे स्थापित कर दिए। नगरों एवं परिवहन मार्गों का निर्माण किया, या नगरों का निर्माण किया, परिवहन मार्गों यानी सड़क, जल मार्ग है, रेल मार्ग है, इनका निर्माण किया और अंतरिक्ष में खोज की। तो ये सभी कार्य क्या है, हमें मनुष्य की प्रकृति पर विजय को दर्शाते हैं, यानी विजय के उदाहरण हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाना शुरू कर दिया है। मानव सभ्यता के विकास को ध्यान में रखते हुए विश्व भर के भूगोलवेताओं ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चयवाद को छोड़कर संभववाद को अपनाना शुरू कर दिया। यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ कि निश्चयवाद को छोड़ दिया और संभववाद को अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि मनुष्य अपने कार्य कुशलता और बल के आधार, बुद्धि और बल के आधार पर प्रकृति में बदलाव कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। इस विचारधारा में सबसे पहले बात करें तो हम एक विद्वान आते हैं, फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेवरे। लुसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू स्टोरी, यानी ये लुसियन फेवरे की एक पुस्तक है, इसमें संभववाद की संकल्पना का प्रयोग किया गया और उनके अनुसार, यानी लुसियन फेवरे के अनुसार, मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है और उसे न्यूनतम नहीं, यानी एक भौगोलिक अभिकर्ता है, उसे कम नहीं। उसने यानी मनुष्य ने हर स्थान पर परिवर्तनशील अभिव्यक्ति के साथ पृथ्वी की रूपाकृति यानी पृथ्वी की आकृति विज्ञान में छानबीन शुरू कर दी है, जो कि भौगोलिक अध्ययन का विशिष्ट दायित्व है। आगे चलकर लुसियन फेवरे लिखते हैं कि यहाँ आवश्यकताएं नहीं अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। मानव इन संभावनाओं का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है या निर्णय का स्वामी है। मानव इन संभावनाओं में से अपनी संभावना या अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार कोई भी संभावना का उपयोग कर सकता है। इनका निर्णय करने का स्वामी मानव स्वयं है।
फेबरे का विश्वास था कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय तत्व हैं वो भौतिक तत्वों से, यानी जो मानवीय तत्व होते हैं वो भौतिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे कह सकते हैं हम कि फेबरे ने मानवीय तत्वों को अधिक बल दिया या अधिक महत्वपूर्ण माना, और यही कारण था कि भौगोलिक अध्ययन का झुकाव निश्चयवाद से हटकर संभववाद की ओर रहा। फ्रांस के विद्वान विडाल डी ब्लास, ये फ्रांसीसी विद्वान है विडाल डी ब्लास, विडाल डी ब्लास को सही अर्थों में संभववाद का संस्थापक माना जाता है। यानी संभववाद का संस्थापक या पिता या जनक किसे माना जाता है, तो वो विडाल डी ब्लास को माना जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप। फ्रांस में मतलब प्रमुख रूप से मानव भूगोल पर काम किया था ब्लास ने। ब्लास का मानव भूगोल संबंधी सिद्धांत उसकी मृत्यु के बाद 1923 में उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल डे ज्योग्राफिक होमिनिज में छपे। बाद में ये पुस्तक अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, बाद में ये पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के दूसरे भाग में ब्लास ने मानव द्वारा वातावरण के विकास की विधियां और मानवीय संस्कृतियों का विश्लेषण किया गया है। यानी मानव द्वारा वातावरण के विकास की कौन कौन सी विधियां हैं और मानवीय संस्कृतियों का विस्तार से इसमें विश्लेषण किया गया है। ब्लास भौगोलिक एकता के सिद्धांत के अतिरिक्त मनुष्य को सक्रिय भौगोलिक कारक मानते थे। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के तथ्यों में परिवर्तन करती है, और उन्होंने यानी ब्लास ने लिखा है कि प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक नहीं होती है। ये कथन ब्लास का है। इसके बाद में ब्लास आगे कथन और लिखते हैं कि जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है। कि मनुष्य की जीवन शैली है तो मानव सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है। फिर फ्रांस के जीन ब्रूंस आते हैं। ये जीन ब्रूंस ब्लास के शिष्य थे और संभववाद के क्या थे, कट्टर समर्थक था। और इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफिकल ह्यूमनिज, जो सन 1910 में प्रकाशित हुई, जिसका बाद में संशोधन भी किया गया। और इस पुस्तक में जीन ब्रूंस ने ब्लास के विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि मनुष्य पर्यावरण संबंधों का विस्तार पूर्वक समझाया। यानी कहने का औचित्य ये है कि ब्लास की जो पुस्तक है ज्योग्राफिकल ह्यूमनिज, इसे 1910 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया और इस पुस्तक में क्या किया ब्लास ने, जीन ब्रूंस ने ब्लास के विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसमें मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का विस्तार पूर्वक समझाया। ब्रूंस का मानना था, यानी ब्रूंस का मानना यह था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने के लिए भी क्रियाशील रहता है। यानी मनुष्य जो प्राकृतिक प्रभाव है, यानी पर्यावरण के जो प्रभाव है, उनको सहन नहीं करता, अपितु उसमें परिवर्तन करने के लिए भी क्रियाशील रहता है। ईसा वुमेन ने अपनी पुस्तक, एक नए विद्वान है ईसा वुमेन, उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस, ये ईसा वुमेन की पुस्तक है, पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को उजागर किया। यानी पर्यावरण पर मनुष्य के क्या प्रभाव पड़ते हैं उन सबको इस पुस्तक में उजागर किया। किसमें? ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस में। ये पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वुमेन ने बताया कि वातावरण के भौगोलिक तत्व संकुचित अथवा विशिष्ट अवस्था में स्थिर हैं, यानी रुके हुए हैं। जैसे ही मानव के वो संपर्क में आते हैं, वे मानव की भांति क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ निश्चयवाद की भांति संभववाद की भी क्या आलोचना होने लगी। ब्लास ब्रूंस संभववाद के अन्य समर्थकों के बाद कई विद्वानों ने मनुष्य की प्रकृति पर विजय के संबंध में आकांक्षा व्यक्त की। उनका विचार था कि जिस प्रकार निश्चयवाद मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव की चरम सीमा को दर्शाता है, यानी आलोचकों का यह मानना था कि जिस प्रकार निश्चयवाद है वो मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव की चरम सीमा को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार संभववाद भी क्या करता है, प्रकृति पर मनुष्य की
विजय को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करता है। यद्यपि मानव प्रकृति का लाभ उठाने में सफल हुआ है, यह बात ठीक है कि मानव ने क्या किया है, प्रकृति का लाभ उठाया है अपने बुद्धि और बल के आधार पर। मानव द्वारा प्रकृति का शोषण की एक सीमा होती है, यानी मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, उसे प्रकृति का शोषण एक सीमा तक करना चाहिए, एक सीमा होती है उसकी। उससे ज़्यादा हम किसी प्रकार का अति करेंगे तो विनाश देखना पड़ेगा। मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, वह प्रकृति के नियंत्रण से संपूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। यद्यपि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अभूतपूर्व उन्नति की है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी खोजें की हैं, बहुत उन्नति की है। पर अब भी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे भाग हैं जहां मानव बसाव विकसित नहीं हो पाया है, यानी ऐसे बहुत से सारे स्थान हैं पृथ्वी पर जहां मानव रहने योग्य नहीं बना पाए उनको हम। जैसे उच्चावच है, जलवायु है, मृदा संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव बसाव में आज भी बाधाएं आती हैं। जैसे मरुभूमियां, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश लगभग पूर्णतः जलविहीन है, यानी ये क्षेत्र क्या है, आज भी जलविहीन है। और पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, समुद्री तूफान आदि के सामने मनुष्य अपने आप को पूर्णतः असहाय व मुक्त दर्शक पाता है। यानी जो ये प्राकृतिक प्रकोप हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनको मनुष्य आज भी रोकने में सफल नहीं हुआ है। इसलिए संभववाद की भी आलोचना होने लगी। तो मनुष्य भी अपने आप में प्रभावी नहीं है। तो ये था संभववाद, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।